हेलो एवरीवन, मैं रोली वर्मा राजकिशोरी देवी के शिक्षक प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये हम लोग पेपर नंबर 4 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग पढ़ रहे हैं। आपका न्यू सिलेबस का DED के फर्स्ट ईयर में ये सिलेबस है और आई थिंक कि आपका DED VI और IDD उन सभी में ये पेपर कॉमन है। तो चूँकि ये तीनों कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज में ये पेपर कॉमन है, इसलिए आई होप इसे बहुत अच्छे से बच्चों को समझने की ज़रूरत है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो भी टॉपिक हमने आपको लास्ट टाइम समझाया था, जैसे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंसेस क्या हैं, ग्रोथ किसे कहते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, विकास की 3 अवस्थाएं प्री नेटल, पोस्ट नेटल और नेटल, ये सब होते हैं। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं 2.5 लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड का मतलब होता है जो बच्चों का जो हम कह सकते हैं विकास, छोटे बच्चों का विकास वो लेट चाइल्डहुड में आता है। जैसे 7 to 14 ईयर्स ये लेट चाइल्डहुड की स्टेज होती है। 7 to 14 ईयर्स जो स्टेज है वो आपके लेट चाइल्डहुड की स्टेज है। लेट चाइल्डहुड में जब में बच्चे का डेवलपमेंट डिले हो, इस स्टेज में हम बात करते हैं विलंब अवस्था। हिंदी में हम इसे विलंब अवस्था कहते हैं। मानो ऐतिहासिक रूप से मध्य बचपन को मानव विकास की एक महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है। जो ये स्टेज होती है आपका चाइल्डहुड स्टेज जो होती है डेवलपमेंट की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस टाइम बच्चे अपने एजुकेशनल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं या फिजिकली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। उनमें बिहेवियर जो मॉडिफिकेशन होता है वो भी बहुत तेज़ी से होता है। चूँकि ये स्टेज इतनी इम्पॉर्टेंट है तो हम लोग इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करना है, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी मानव विकास का जो ये स्टेज है आपकी चाइल्डहुड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ये लेट चाइल्डहुड स्टेज, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एक बच्चे के विकास के लिए। इस वक्त बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास या हम कह सकते हैं संवेगात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। अगर एक बच्चा एक नॉर्मल फैमिली में जन्म ले, तो अगर हम बात कर सकते हैं कि नॉर्मल फैमिली में अगर बच्चा जन्म लेता है और उसके आसपास का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, तो बच्चे के जो डेवलपमेंट पे असर होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर एक बच्चे का जन्म हो रहा है और उसको आसपास के वातावरण में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर देखने को मिल रहा है, या उनके फैमिली के मेंबर्स कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, लड़ाई झगड़ा इस तरह का बिहेवियर होता है, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने इस स्टेज में इन चीज़ों को अडॉप्ट करता है और उसका जो बिहेवियर होता है वो भी ज़्यादा एग्रेसिव टाइप का ही होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसे शुरू से ऐसा ही माहौल प्रोवाइड हुआ है। जब बच्चे को इस तरह का माहौल प्रोवाइड होता है तो उसकी कंडीशंस जो होती हैं वो इस तरह माहौल के लिए ही ज़्यादा होती हैं। आइए हम बात करते हैं अपने लेट चाइल्डहुड की अवस्था। इससे हम लेट चाइल्ड विलंब अवस्था कह सकते हैं। इस अवस्था को हम 7 to 14 ईयर्स इसका एज क्राइटेरिया है। इसमें हम बात कर सकते हैं मध्य बचपन के विकास को। मानव का विकास जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। अगर इस स्टेज में अगर बच्चा में का डेवलपमेंट में कोई भी हम कह सकते हैं बाधा हो, तो हम बच्चे का जो आइडियल डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। और जब बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसका विकास नहीं होगा, तो फिर बच्चा प्रॉपरली ग्रोथ नहीं करेगा, डिले हो जाएगा। सिगमंड फ्राइड एक मनोचिकित्सक से थे। उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि जीवन की इस अवधि में विलंब अवस्था का नाम दिया। ऐसा इस समय जो बच्चों में यौन हम कह सकते हैं सेक्सुअल और आक्रामक बिहेवियर ये बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं को दबा दिया जाता है। और फ्राइड ने यह सुझाव दिया कि इस अवधि के दौरान व्यक्तित्व विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता है। एक बच्चे का व्यक्तित्व विकास इस स्टेज में उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हाल ही में इस सिद्धांत में संवेगात्मक विकास में कौशल, व्यक्तित्व, प्रेरणा और हम कह सकते हैं कि अंतर व्यक्तित्व संबंधों के लिए मध्य बचपन
को फिर से स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। मध्य बचपन के दौरान बच्चे अपने समाज के मूल्यों से सीखते हैं। मैंने कहा नहीं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रह के ही चीज़ों को सीखता है। अगर हम कह सकते हैं कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट बाधित होगा तो उसका डेवलपमेंट उसी तरह से होगा, बाधित होगा तो फिर बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाएगा, विकास रुक जाएगा। शारीरिक विकास की तरह मध्य बचपन की अवस्था जो होती है उसमें संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो धीमी और स्थिर स्थिर गति से होता है। इस चरण में बच्चे बचपन में प्राप्त कौशलों का निर्माण करते हैं और अपने संज्ञानात्मक विकास के अगले चरण तक पहुंचते हैं। बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसका जो अगला चरण होता है वहां तक बच्चे पहुंचते हैं अपने संज्ञानात्मक विकास को कंप्लीट करने के बाद। मध्य बचपन की जो स्टेज होती है वो बच्चे के शारीरिक, पारस्परिक, शारीरिक और सामाजिक संबंधों को, क्षमताओं को विकसित करती है। आपके जो 7 से 14 ईयर्स की स्टेज होती है बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इस स्टेज में बच्चों का मानसिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, या हम कह सकते हैं शारीरिक डेवलपमेंट, शारीरिक चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बच्चों को इन सभी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, या हम कह सकते हैं अपने एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करने के लिए, बच्चों को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए उसे इस वक्त अपनी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और पारस्परिक और सामाजिक संबंधों में उसे क्षमता विकसित करनी होती है। अब हम बात करेंगे किशोर अवस्था की। किशोर अवस्था क्या है? एडोलसेंस। ये स्टेज कौन सी होती है आपकी? 11 से 18 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे 20 ईयर्स है लेकिन 18 ईयर्स होता है एक्चुअल में। 11 से हम 18 ईयर्स का जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसमें शारीरिक बदलाव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो स्टेज होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनमें बच्चों के हम कह सकते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उनमें अजनबी, सहकर्मी संबंध, स्वयं की भावनाएं विकसित होती हैं। इस वक्त क्या करते हैं बच्चों का जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ज़्यादा अनियंत्रित होती है, इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। आप एक बच्चे को किसी कार्य के लिए बाध्य कर सकते हैं, लेकिन एक एडोलसेंस पर्सन को जो किशोरावस्था के स्टेज में है, आप उसके बिना मर्जी के आप उसे किसी भी कार्य के लिए बाधित नहीं कर सकते। ये स्टेज होती ही इतनी ज़्यादा आक्रामक है कि इस वक्त बच्चों का जो मेंटल हम कह सकते हैं कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है और बहुत ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव होता है। इसी स्टेज में बच्चों को हम जिस वे में ले जाएंगे वो बच्चा उसी स्टेज में उसी धारा में जाएगा। अगर हम कह सकते हैं कि बच्चों के बचपन में अगर इस स्टेज में कोई दिक्कत होती है तो उन्हें हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन एडोलसेंस के स्टेज में अगर बच्चों को बिहेवियर या हम कह सकते हैं किसी भी अन्य चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो हम उसे उस वक्त अगर नहीं रोकते हैं तो बच्चे को आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम बात कर सकते हैं इस समय शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास क्या है? कामुकता की पहचान करना और किशोरावस्था की अवधि की 2 प्रमुख चुनौतियां होती है। इस दौरान बच्चे का शारीरिक विकास, मैंने कहा बच्चों का शारीरिक विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, उनका संवेगात्मक विकास में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जब इन दोनों चीज़ों में ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो उनको समझना बहुत कठिन काम हो जाता है। इस स्टेज में बच्चे को पेरेंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि ताकि बच्चा एक सही दिशा में जा सके। इस वक्त अध्यापक का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है कि अपने छात्रों को वह इस स्टेज में किस प्रकार संभालता है या उन्हें किस प्रकार उस स्टेज की चुनौतियों से उभरने के लिए मार्गदर्शन करता है। विकास दर, यौन विशेषताओं और भार में परिवर्तन होते हैं। किशोर लड़के और लड़कियां अपनी ऊंचाई, वजन, ताकत और हड्डियों और मांसपेशियों के विकास में से विकसित करते हैं। लड़कियों के लिए ये जो स्टेज होती है किशोर अवस्था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि उनमें यौन हम कह सकते हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं और
जैसे लड़कों का दाढ़ी मूछ निकलना, लड़कियों की बहुत ज़्यादा शारीरिक डेवलपमेंट होना। अब मनोसामाजिक विकास, फिजियो सोशल डेवलपमेंट। मनोसामाजिक विकास क्या है? इस अवधि के दौरान किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन कई तरह के होते हैं, उनमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होते हैं। किशोरावस्था नव प्रवर्तक, किशोर उस वक्त नौ प्रवर्तक बनते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की जैसे रुचियां उत्पन्न हो जाती, जैसे कक्षा का नेतृत्व करना। उन तब किशोरावस्था के स्टेज में बच्चे ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मुझे आगे बनना क्या है। जैसे उनमें हम कह सकते हैं कि उनमें टीम वर्क आ जाता है, टीम को समझने की क्षमता आ जाती है, और टीम के प्रति लड़ने के लिए वो आ जाती है, उनमें क्वालिटीज उत्पन्न हो जाती हैं। अदर लोगों के बारे में जजमेंट दे देते हैं बच्चे, कि उन्हें एग्जामिन करना एक तरह से आ जाता है, उनके बिहेवियर में ये चीज़ें आ जाती हैं। इसमें क्या है, बच्चे अपने भावनाओं को, अपने आप को खुद को सुपरमैन समझते हैं, और उनकी विशेषताएं भावनाओं वास्तविकता दुनिया से दूर होते हैं। वो अपने क्या है, किशोरावस्था की दुनिया क्या, किशोरावस्था की स्टेज कैसी होती है, बच्चों की चंचल अवस्था होती है। उस वक्त बच्चे अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं, हम कह सकते हैं, गलतियां भी करते हैं बच्चे। तो ये जो स्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस स्टेज में मैंने कहा नहीं, अपने आसपास के वातावरण में इस स्टेज के बच्चे जो देखते हैं, जो सीखते हैं, जो समझते हैं, उसी को वो आगे फॉलो करते हैं। इस स्टेज में बच्चे को गाइडेंस देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक अच्छा अध्यापक, एक अच्छे पेरेंट्स ही बच्चे को अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं इस स्टेज में। ये हम कह सकते हैं समस्या समाधान और तूफान की स्टेज है। बच्चों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर होता है, वो अपनी बात के आगे किसी चीज़ को समझते नहीं, कुछ किसी और की बातों को कुछ नहीं समझते। तो किशोरावस्था के स्टेज में एक संघर्ष का काल हम कह सकते हैं। इसमें वक्त अगर बच्चे को जैसे अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में कोई ड्रग लेने वाला पर्सन मिल गया, या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लड़ाई झगड़े करने वाला है, तो बच्चे पे ये पॉजिटिव ये बिहेवियर होकर के बच्चे को भी यही इफेक्ट करेगा, और बच्चा भी उसी तरह से बनेगा। तो इस स्टेज में गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जैसे कि हम लोग अपने लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास जो है किशोरावस्था के दौरान न केवल शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है, बल्कि बच्चे को मानसिक डेवलपमेंट भी बहुत तीव्र गति से होता है। वो भी स्टेज में बच्चे को मानसिक बदलाव बहुत तीव्र गति से होता है। तो इसमें हम बात कर सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास जो है वो औपचारिक संचालन अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बच्चों में अमूर्त चीज़ों के प्रति भी हम कह सकते हैं कि वो बच्चे अपना समस्याओं का समाधान स्वयं भी ढूंढ सकते हैं, बट उनको स्टेम डायरेक्शन की सख्त ज़रूरत होती है। तो संज्ञानात्मक अवस्था है तो बच्चे में तर्कशीलता आ जाती है। बच्चे जो हैं चीज़ों को तर्कपूर्ण रूप से देखने लगते हैं, उनका देखने का नज़रिया बदल जाता है, सोचने समझने की क्षमता बदल जाती है। जो संज्ञानात्मक विकास है जो बच्चे का जब आ जाता है, जब वो किसी चीज़ को देखने का उनका अलग अलग नज़रिया है हर बच्चे का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि वो दूसरे के बारे में अपनी राय क्या बनाते हैं। किशोरावस्था के दौरान लोग अमूर्त स्तर पर समस्याओं को निपटाने और परिकल्पना करने बनाते हैं, उस प्रस्ताव से तर्क करते हैं, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी और लर्निंग क्या चीज़ है, मनोविज्ञान और सीखना क्या है। मनोविज्ञान, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मनोविज्ञान मन का, आत्मा का विज्ञान है। मनो और विज्ञान दो अलग अलग शब्दों से मिलकर गया। मनो मन, आत्मा, सोल, विज्ञान मतलब साइंस। जब हम मन और आत्मा के आधारित हम किसी विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसे मनोविज्ञान कहते हैं। अर्थात सीखना, मनोविज्ञान और सीखना दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर व्यक्ति लर्निंग, सीखने का प्रोसेस ना हो बच्चे में, तो वो नई नई चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए। इसमें हम लोग पहली यूनिट पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी
रिवलेंस स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेटर्स। मतलब साइकोलॉजी की हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक के लिए क्यों आवश्यक है। मनोविज्ञान का अध्ययन एक विशेष शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। मनोविज्ञान का अध्ययन एक विशेष शिक्षक के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम एक सामान्य साधारण बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमें उनकी मनोदशा को समझना होता है, ये तो ठीक है। लेकिन जब हम एक स्पेशल बच्चे को, जिनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारे उनके मूड में चेंजेस होते हैं टाइम टू टाइम, तो हमें उनकी मनोदशा को समझना बहुत आवश्यक होता है, उनकी एलिजिबिलिटी को समझना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जब हम उनकी मनोदशा को समझेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी को समझेंगे, तभी हम शिक्षण कार्य को बहुत आसानी तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि कक्षा में, एक क्लास में सभी बच्चों की मनोदशा एक जैसी तो नहीं हो सकती। अगर किसी के सीखने की क्षमता 90% है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे छात्र की भी सीखने की क्षमता 90% हो सकता है उसके सीखने की क्षमता 40% हो। तो अगर एक विशेष शिक्षक बच्चों के मनोविज्ञान का अध्ययन किया हुआ है तो उसे यह पता होता है कि उसे अपने सीखने की पद्धति में, बच्चों को सिखाने की पद्धति में ऐसी कौन सी टेक्निक यूज़ करें जो वह 90% वाले बच्चे को भी और 40% बच्चों को भी एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा दे सके, और उसकी जो दी गई शिक्षा है उससे वह 40% वाला बच्चा भी लाभान्वित हो और 90% वाला बच्चा भी लाभान्वित हो। इसीलिए एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एक नॉर्मल टीचर हो या एक स्पेशल एजुकेटर। लेकिन स्पेशल एजुकेटर के लिए ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है कि उसे मनोविज्ञान की अच्छी सी नॉलेज हो। अगर उसे मनोविज्ञान की अच्छी नॉलेज होगी तो वह बच्चों के मानसिक विकास को अच्छे से समझ सकेगा और अपनी क्लास में, अपनी कक्षा में उन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करेगा जिससे उन कक्षा में रहने वाले बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर सकें, अर्थात अच्छे से शिक्षा को समझ सकें। क्योंकि हर बच्चे की एलिजिबिलिटी अलग है, मानसिक विकास अलग है, मानसिक स्तर अलग है, सोचने समझने की क्षमता अलग है। जब इतनी वेरिएशन होगी तो कक्षा में सिखाना भी आसान नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे, एक अध्यापक को मनोविज्ञान का अच्छे से नॉलेज है तो वो अपनी कक्षा में बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी टीचिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकता है। अब हम बात करेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी किसे कहते हैं। मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि मानव शैक्षिक वातावरण में सीखता कैसे है, शैक्षिक क्रियाकलाप को अधिक प्रभावी बनाने के लिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। जब हम शिक्षा के अंतर्गत मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल एजुकेटर के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत आवश्यक है। जब हम शिक्षा देने में मनोविज्ञान का उपयोग कर रहे हैं तो हम इसे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। एक विशेष अध्यापक के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसे अपनी टीचिंग प्रोसेस में साइकोलॉजी को इन्वॉल्व करना। क्यों? क्योंकि अगर मनोवैज्ञानिक का ज्ञान अगर अध्यापक को नहीं है तो वह पूरी कक्षा को अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, चाहे वो जनरल बच्चे हों या स्पेशल बच्चे हों। हमें स्पेशल बच्चों के साथ साथ अगर जनरल बच्चों को भी पढ़ाना है और उन्हें ज्ञान देना है तो हमें कहीं ना कहीं उन बच्चों को अच्छे से सिखाने के लिए हमें इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे पहले लिखा है, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से शिक्षा की प्रक्रिया है, मानव व्यवहार का अध्ययन है, मानव व्यवहार को अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जब एक अध्यापक अपनी कक्षा में जब बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन करता है, या जितने भी बच्चे हैं स्पेशल एजुकेटर्स अगर बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन नहीं करेगा तो वो अपनी कक्षा को ठीक से
एजुकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति, बच्चे की मानसिक क्षमता अलग है, उनका बिहेवियर अलग है, उनके सीखने का तरीका भी अलग है। तो अध्यापक को उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि अगर एक टीचर है, एक अध्यापक है, उसने अपने क्लास में एक बार में एक चीज़ को पढ़ाया, एक टॉपिक को पढ़ाया सपोज, लेकिन अगर बच्चे पूरी क्लास को, ज़रूरी नहीं कि जो अध्यापक ने जो टॉपिक पढ़ाया वो पूरी क्लास को अच्छे से समझ आए, इसलिए अध्यापक को उन कमज़ोर बच्चों को छांटना, अलग करना होता है, ताकि वो उन्हें दोबारा पढ़ा सके, दोबारा उस चीज़ को सिखा सके, रिपीट कर सके। अगर अध्यापक को मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होगा तो वो पूरी क्लास को एक साथ एक जैसे पढ़ा करके और फिर उनसे उम्मीद करेगा कि सारे बच्चों को एक बार में ही चीज़ें समझ आएँ, जो कि पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि बच्चों की क्षमताएं अलग हैं। तो जब बच्चों की क्षमताएं अलग हैं तो हमें सिखाने का प्रोसेस रिपीट करना चाहिए। कभी कभी अध्यापक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, वो हर बच्चे से उम्मीद करते हैं कि मैंने पहली बार पढ़ाया और बच्चे को पहली बार में उस चीज़ों का ज्ञान हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, सबकी क्षमताएं अलग हैं। तो अध्यापक को अपने टीचिंग प्रोसेस में रिपीटेशन प्रोसेस अपनाना बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है क्लास का कोई बच्चा जिसका मेंटल लेवल थोड़ा कम है, वो औसत बुद्धि वाला है, तो अभी वो उस कक्षा में अच्छे से पढ़ सके। क्योंकि हम कह सकते हैं प्रखर बुद्धि का बच्चा एक बार में सिखाने पर बच्चा अच्छे से चीज़ों को सीख लेता है, परंतु एक सामान्य से कम आईक्यू लेवल वाला बच्चा उन चीज़ों को सीखने में अक्षम होता है। तो अध्यापक को मनोविज्ञान यही सिखाता है कि हमें हर उस बच्चे को साथ लेकर के चलना है शिक्षा के दौरान, जिसे एक अध्यापक की ज़रूरत है, जिसे सीखने में एक अध्यापक की ज़रूरत है। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमारे डीएड के कोर्स में, या हम कह सकते हैं बीएड के कोर्स में, इसीलिए इन्वॉल्व किया गया है कि एक अध्यापक होने के नाते उन्हें बच्चों की हर मानसिक स्थिति से परिचय होना चाहिए, तभी वो अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाएगा, शिक्षण कार्य को का सही उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। आइए हम आगे समझते हैं। दूसरे शब्दों में हम शैक्षिक समस्याओं को, जैसे शैक्षिक समस्याएं बहुत सारी आती हैं बच्चों को सीखने में, जैसे बहुत बच्चे देख करके बहुत जल्दी सीख लेते हैं, बहुत बच्चे सुन करके सीखते हैं, बहुत बच्चों को विजुअल और ऑडियोबल दोनों चीज़ें अवेलेबल करानी पड़ती हैं सीखने के दौरान। तो इस तरह का प्रोसेस अध्यापक को पता होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभवों का अध्ययन शैक्षिक परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें हम शिक्षण को प्रतिभाशाली बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं, अलग अलग प्रोसेस को यूज करते हैं। तो इसी में हम कई वैज्ञानिक अलग अलग हैं जिनमें अलग अलग परिभाषित उन्होंने दिया है। जैसे स्किनर के अनुसार, स्किनर ने क्या कहा है कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, हम शिक्षा मनोविज्ञान में शैक्षणिक परिस्थितियों और मानवीय व्यवहार का अध्ययन करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में स्किनर के अनुसार शैक्षिक परिस्थितियों में मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ शिक्षा और सामाजिक प्रक्रियाओं से है, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है और ग्रहण करता है। इसमें अलग अलग वैज्ञानिक ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। इससे इम्पोर्टेंट फॉर स्किनर के जो डिफिनीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। दूसरी है क्रो एंड क्रो की शिक्षा मनोविज्ञान। क्रो एंड क्रो की शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था से तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन करता है तथा व्याख्या करता है। यानी बच्चे का जन्म से लेकर के मरण तक जो भी उन्हें सीखना है, वृद्धावस्था तक जो भी वो सीखता है, अनुभवों के वर्णन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विश्लेषण स्किनर ने अलग अलग संकेत दिए। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है। हम शिक्षा मनोविज्ञान का जब भी यूज करते हैं तो उसमें हम मानव व्यवहार को जरूर चेक करते हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य ही यही है। अध्यापक को भी शिक्षा मनोविज्ञान इसीलिए अध्ययन कराया जाता है ताकि वह मानव के व्यवहार को समझ सके। शिक्षा मनोविज्ञान की खोज निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। अब हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसा कि वंशानुक्रम, हेरिडिटी, विकास, डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक और अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस, पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम डेवलपमेंट, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एंड शिक्षण विधियां जैसे कि टीचिंग प्रोसेस, निर्देशन एवं परामर्श, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, मापन और मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, समूह गतिशीलता यानी ग्रुप डायनेमिक्स, उसके बाद है अनुसंधान, रिसर्च एंड किशोरावस्था, एडोलेसेंस। शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत सारी अलग अलग क्षेत्र हैं। हम किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करके हम ये नहीं समझेंगे कि हमने पूरा मनोविज्ञान अच्छे से समझ लिया। अगर शिक्षा मनोविज्ञान का पूर्णता ज्ञान चाहिए व्यक्ति को, तो उसके सारे क्षेत्रों को उसे अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे कि हेरिडिटी हो गया, वंशानुक्रम हो गया, मापन, मूल्यांकन। एक मनोवैज्ञानिक जिसने अच्छे से मनोविज्ञान का अध्ययन किया, वही एक अच्छा काउंसलर बन सकता है, वही एक अच्छा निर्देशक बन सकता है। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3.2, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, बंडूरा, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। हमारी जो लर्निंग का प्रोसेस है, जो सीखने का प्रोसेस है, उस पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी अलग अलग प्रयोगों को दिया है, अलग अलग प्रयोगों को वर्णन किया है, अलग अलग प्रयोग किए हैं। तो हम यहाँ एक एक करके, हम इससे लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत बताइए, या हम कह सकते हैं कि पावलोव का सिद्धांत को वर्णन करिए, क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी को वर्णन करिए। तो इस तरह के एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस टॉपिक का भी बहुत अच्छे से आप लोग को अध्ययन करना है। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। जो थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें हम प्रयास और भूल, इन दोनों का अध्ययन करेंगे, यानी प्रयास और त्रुटि का। थॉर्नडाइक कहते हैं कि प्रयत्न व भूल इस सिद्धांत का मूल है। जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है, तब उसके सामने एक विशिष्ट उद्दीपक आता है, स्टिमुलेशन होता है, उसे विशेष प्रक्रिया करने के लिए, ठीक है, प्रेरित करता है, और इस विशिष्ट अनुक्रिया को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। सपोज एक क्लास में मेरे कोई बच्चा आया जिसे उसे कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, आकर वो खड़ा हुआ मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो अगर मैंने एक मनोवैज्ञानिक के तौर पे अच्छे से अध्ययन किया होगा तो मैं उसे उसके क्वेश्चंस का आसानी से रिस्पॉन्स दे पाओगे। यहाँ पे बच्चा क्या है, एक उद्दीपक के रूप में काम कर रहा है, और स्टिमुलेशन क्या है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है, हमारा उद्दीपक जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। थॉर्नडाइक का प्रयोग, थॉर्नडाइक ने अपना एक प्रयोग अपने बिल्ली, चूहे इत्यादि पर किया। उसका निष्कर्ष निकाला उन्होंने पक्षियों पर, उनके बच्चों पर प्रयत्न और भूल का सिद्धांत को, जो हम कह सकते हैं क्या, प्रयोग किया। उन्होंने सबसे पहले अपने प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को लिया, उसे पिंजड़े में बंद कर दिया, उसे पिंजड़े के बाहर भोज्य पदार्थ सामग्री रख दी। बिल्ली के लिए भोजन एक उद्दीपक के रूप में कार्य करा। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, क्लास में वो बच्चा मेरे लिए एक उद्दीपक ही था। उसके बाद उद्दीपक के कारण उनमें प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है, और बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयत्न किए, और पिंजड़े के चारों तरफ घूमे हुए पंजे मारे, और प्रयत्न करते करते अचानक उस तार को खींच लिया जिसमें पिंजड़े का दरवाजा खुलता है। दोबारा फिर बंद करने का प्रयास किया, उसे आने के लिए कम से कम समय में सफलता मिल गई। तीसरे और चौथे प्रयास में उस बिल्ली ने सफलता मिली, और परिस्थितियों में एक परिस्थिति आई कि जब एक बार में ही उसने दरवाजा खोल लिया। इसमें देखिए प्रयास और त्रुटि, जब हम एक ही कार्य को करने के लिए बार बार प्रयास करते हैं, तो पहले प्रयास में जितनी हमारी त्रुटियां होती हैं, आई थिंक हमें नहीं लगता है कि दूसरे प्रयास में इतनी ज़्यादा त्रुटियां होती हों। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का यही मूल सार है कि हम जितनी बार भी प्रयत्न करते हैं, तो हमारे जो त्रुटियों की संख्या है वो धीरे धीरे कम होने लगती है,
और हम एक बार में ही सफलता प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि बिल्ली के साथ हुआ। पहली बार उसको पिंजरे के बाहर खाना रखा गया और वो उसे आसानी तक पहुंच नहीं पाई, फिर दूसरी बार रखा गया, फिर तीसरी बार, उसने चौथी बार वो अपने आसानी से उसने खाने को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ प्रयत्न मतलब इस विधि में सीखने की प्रक्रिया जो है बहुत सरल होती है। यह सिद्धांत करके सीखने पे बल देता है। मैंने बताया ना, जब आप प्रयास करते हो तो यानी आप वर्क कर रहे हो, आप प्रयास जब कर रहे हो तो आप वर्क कर रहे हो। उसके बाद है, लेकिन यह जो विधि है यह आधुनिक समय में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम यह सिद्धांत बड़े और मंद बुद्धि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। भाषा में शुद्ध उच्चारण इसी विधि से सिखाया जाता है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, हम लोगों ने स्पीच में पढ़ा था स्टार्टरिंग और क्लैटरिंग के बच्चे। तो जो स्टार्टरिंग और क्लैटरिंग के बच्चे होते हैं वो त्रुटि बहुत करते हैं बोलने में, लेकिन जब हम उनको बार बार प्रयास करवाते हैं, उसी चीज़ों को रिपीट कराते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन कराने के लिए, तो बच्चे एक स्टेज आती है कि वो अपने प्रयास को इतनी बार ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं कि फिर उनमें त्रुटियों की संख्या नगण्य हो जाती है, मतलब त्रुटि खत्म हो जाती है और वो सही शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे वाणी सीखने में, उच्चारण में। इस विधि से अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता विकसित होती है। इस सिद्धांत से धैर्य और परिश्रम के गुण, क्योंकि देखिए जब पहले ही प्रयास में बच्चा कोई चीज़ हासिल कर लेगा तो उसमें धैर्य नहीं होगा, लेकिन हाँ, बार बार प्रयास करने से जब बच्चा वो चीज़ों को प्राप्त करेगा तो कहीं ना कहीं उसे धैर्य की भावना विकसित होगी, उसमें परिश्रम की भावना विकसित होगी कि मैंने यार पहली बार किया तो चलो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, फिर मैं तिबारा ट्राई करती हूँ। इस तरह की कंडीशंस होती हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत सीखने के प्रमुख दो नियमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसमें सीखने का मुख्य नियम है और एक सीखने का गौण नियम। मुख्य नियम में कौन कौन से नियम हैं? मुख्य नियम में है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आपका जो तत्परता का नियम है वो सीखने के लिए हमें, देखिए जो सीखने का नियम है, तत्परता का नियम, जब हम खुद तत्पर नहीं होंगे हम चीज़ों को सीखेंगे नहीं। एक बच्चा जब तक मेंटली रूप से खुद सीखना नहीं चाहेगा किसी चीज़ को, तो उसे हम कभी नहीं सिखा सकते। इसलिए किसी चीज़ को सीखने के लिए हमें खुद तत्पर होना पड़ेगा, आंतरिक रूप से उसे मोटिवेट होना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ सीखनी है। दूसरा है आपका अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम ये सिद्धांत ये बताता है कि बच्चे एक प्रयत्न में अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं सीख पाया, ये कोई चीज़ नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसे बार बार अभ्यास करना चाहिए उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई चीज़, कोई बच्चा मेंटल सामान्य है IQ लेवल, तो वो बच्चे को ज़रूरी नहीं कि टीचर के एक बार पढ़ाने पे उस बच्चे को वो चीज़ अच्छे से आ जाए, तो उसे इस चीज़ को सीखने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में एक कहानी स्टोरी पढ़ी होगी कि एक कुआं था, वहाँ पर पत्थर का बना होता है कुआं, उसके बाद जो बार बार पानी आदमी निकालता है तो निशान पड़ते। तो एक रस्सी कितना सॉफ्ट होती है, लेकिन वो भी पत्थर पे निशान बना सकती है। तो करत करत अभ्यास में जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो जब पत्थर पे भी निशान पड़ सकता है तो क्यों नहीं एक मंदबुद्धि बच्चा भी उन चीज़ों को सीख सकता है। अभ्यास जितना ज़्यादा होगा, सीखी हुई चीज़ उतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं स्थायी होगी। अगर हम एक सामान्य बच्चे को, कभी कभी क्या होता है जो प्रखर बुद्धि के बच्चे होते हैं वो एक बार में चीज़ें समझाने पर समझ जाते हैं, लेकिन अब एक सामान्य बुद्धि का बच्चा उन चीज़ों को सीखने के लिए बार बार उसे अभ्यास करना पड़ता है उन चीज़ों का। तो अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके लर्निंग में, सीखने के प्रोसेस में। थॉर्नडाइक का ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जगह पर। अब हम बात करते हैं प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या सिखाता है कि प्रभाव का नियम ये सिखाता है कि अधिगम के दौरान अगर हम बच्चे को सहज रूप से प्रभावी तरीकों से सिखाते हैं तो बच्चों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और सकारात्मक व्यवहार जब होता है बच्चों में पड़ता है तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सकारात्मक रूप से देखता है और अधिक सफलता प्राप्त करता है।
ठीक, सफल होता है। दूसरा है सीखने के गौड़ नियम। सीखने के गौड़ नियम में कौन कौन से नियम आते हैं? जैसे इस नियम के अंतर्गत अभ्यास को दोहराना, पुनर्अवलोकन, दोबारा अवलोकन करना कि आखिर त्रुटियां हुई कहाँ हैं, और आदि अधिगमन के अंतर्गत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके नियम के कुछ इस प्रकार हैं, जैसे बहु अनुक्रिया नियम। बहु अनुक्रिया नियम क्या हो सकता है? मान लिया बच्चा एक अनुक्रिया के बाद नहीं सीख पा रहा है, तो हमें दूसरी अनुक्रिया अपनानी चाहिए, तीसरी अपनानी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को हल करने के लिए अलग अलग प्रोसेस करना चाहिए। दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। तीसरा है आपका समानता का नियम। चौथा है आपका सहस्त्र परिवर्तन का नियम। जैसे कि कोई बच्चा एक चीज़ से नहीं सीख रहा है तो हम पूरे प्रोसेस को ही चेंज कर दें, शायद दूसरे प्रोसेस से वो और ज़्यादा बेटर तरीके से सीख सके। मानसिक स्थिति का नियम। सबसे पहले बात करते हैं हम अनुक्रिया के नियम से। इस नियम के अनुसार व्यक्ति अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करता, परंतु जब तक उसे हल नहीं मिल जाता तो वह व्यक्ति को संतोष नहीं मिलता, और समाधान मिलने के बाद ही अनुक्रिया के मध्य में भी उसके अंतर्गत अधिगम प्रक्रिया होती। आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, इस नियम के अंतर्गत किसी भी समस्या के हल के लिए अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है और आर्थिक क्रिया के मध्य समस्या का हल ढूंढा जाता है। चौथा है आपका समानता का नियम। इस नियम के अंतर्गत किसी समस्या को प्रस्तुत होने पर पूर्व अधिगमन प्राप्त अनुभव और परिस्थितियों का उपयोग करना। जैसे अभी मैं कोई समस्या है, हमारा पूर्व ज्ञान उस समस्या को हल करने में उपयोग किया जा सकता है। बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट रखता है उनको आगे की चीज़ों को सीखने में, तो ये समानता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट कर देता है यहाँ पर हमारे लर्निंग प्रोसेस को। सहचर्य का नियम, परिवर्तन का नियम। इस नियम के अंतर्गत अधिगम के दौरान सहचर्य वातावरण का प्रभाव, जैसे थॉर्नडाइक के अधिगम नियम के अनुसार कुत्ते के मुंह में से भोजन देखकर लार का टपकना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु कुछ देर बाद अगर उसे भोजन हटा दिया जाए, सहचर्य का नियम एक दूसरे से रिलेटेड हो जाता है। जैसे कुत्ते को मैंने खाना दिया तो उसको देख करके उसे ला रही, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बेल दबाई तभी उसने क्या है, बेल से उसको कोरिलेट किया हुआ है, तो उसे बेल की आवाज़ सुनते ही उसका लार निकलने लगता है, भले ही उसे खाना दिया जाए या ना दिया जाए। ये सहचर्य का नियम, किसी ना किसी चीज़ से वो उसे अटैच्ड कर देता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मानसिक स्थिति का नियम। जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए बाध्य होते हैं तो हमें मानसिक स्थिति भी उस चीज़ को सीखने के लिए तैयार होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा आपकी कक्षा में बैठा है, वो मानसिक रूप से आपकी कक्षा में नहीं है, फिजिकली तो है लेकिन मानसिक रूप से नहीं है, वो चीज़ें को सीखने के लिए उस वक्त तैयार नहीं है, तो आप लाख कोशिश कर लीजिए, लाख प्रयास कर लीजिए, बच्चे को आप सिखा नहीं सकते। बच्चे को सिखाने के लिए हमें उसे मानसिक तौर पे उसे उस कक्षा में बैठाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एक मानसिक रूप से एक बच्चा तैयार नहीं है तो आप उसे सिखा नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़ यहाँ पर कि बच्चे को मानसिक तौर पे भी तैयार करना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ आपका थॉर्नडाइक का नियम समाप्त होता है। आगे हम लोग पावलोव का नियम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।